हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। ये FST 1 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस भेजने के लिए सुमित कुमार, गोपाल सूरी और राहुल कुमार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें मेल पर क्वेश्चन सेंड किए थे। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर 100% रियल और ऑथेंटिक रखने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में कुछ लेट हुई। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, जिससे और भी लोगों को सहायता हो सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले दोस्तों हम 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले वाली वीडियो में रह गया था। तो क्वासियोरकर और मरासमस रोग किसकी कमी से होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों जो रोग होते हैं ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो प्रोटीन की कमी से वजह से क्वासियोरकर और मरासमस रोग होता है। तो होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एक और 13 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यजन्य रोग है पूछा गया था। तो इसमें मैंने बताया था कि टाइफाइड जो है वो एक खाद्यजन्य रोग होता है। तो ये ऑप्शन सही है, टाइफाइड जो है वो खाद्यजन्य रोग है, जो कि गंदे पानी और खाने की वजह से होता है। लेकिन फूड पॉइजनिंग का एक और रोग होता है दोस्तों, जो कि दस्त जो है यानी कि डायरिया, वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। इसलिए इन दोनों ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए आपके इग्नू में कौन से ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन इससे सही हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है मुर्गी पालन का उद्भव का इतिहास कहाँ से हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश मैंने बताया था दोस्तों, और यही बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि आप हमारे FST 1 के जो चैप्टर 19 और 20 का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि लाल जंगली मुर्गे जो हैं वो सबसे पहले मध्य प्रदेश इंडिया से ही उनका पालन शुरू हुआ था। तो उस वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और टेक्स्ट बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसका जो 3 नंबर है ये बिल्कुल सही होगा, तो इसमें डाउट रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर, यजुर्वेदिक काल की अवधि कितनी है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 500 वर्ष की अवधि थी, तो 500 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महान व्याकरणाचार्य थे। तो आप सभी को पता होगा कि पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के महान जो थे व्याकरणाचार्य थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न उत्पादों की कृत्रिम मांग किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो उत्पादों की जो कृत्रिम मांग होती है वो हमेशा आवश्यकता के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, इस परिकल्पना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, ये बताया था लुई पास्चर ने। तो लुई पास्चर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य युग में मेसोपोटामिया द्वारा डैश के माध्यम से भारत में अत्यधिक व्यापार किया गया। तो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच में जो स्थान आता था वो ईरान का आता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईरान। 56 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य युग के दौरान ज्यामितीय प्रमेयों और अभिगृहितों का विवरण डैश ग्रंथ में पाया गया। तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुल्व सूत्र। सुल्व सूत्र ही ग्रंथ था जिसमें ज्यामितीय प्रमेयों और अभिगृहितों का विवरण किया गया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रीक ग्रंथ इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो इलियड और ओडिसी जो हैं ये होमर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, होमर। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन साहित्य में डैश शामिल नहीं है। तो वैदिक कालीन साहित्य में जो है वो वेद, संहिताएं और उपनिषद आते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र वो शामिल नहीं है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। चाणक्य उनके द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वैदिक कालीन साहित्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव किस खगोलीय पिंड पर पहुंचा है। तो मानव जो है अभी तक सिर्फ चंद्रमा तक ही पहुंच पाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, दृष्टि की पहुंच से परे डैश ग्रह है।
तो दृष्टि की पहुंच से परे जो ग्रह है वो है प्लूटो। प्लूटो जो ग्रह है ये एक्चुअली अब तो ग्रह नहीं है, लेकिन हम लोग जो नंगी आंखों से बुध को, शुक्र को और बृहस्पति तीनों को देख सकते हैं, लेकिन प्लूटो को नहीं देख सकते। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 प्लूटो। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में त्रिकोणमितीय सारणी के निर्माण का श्रेय किस खगोल शास्त्री को जाता है? तो गुप्त साम्राज्य में त्रिकोणमितीय सारणी जो है वो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भरता की क्रिया से जागृत उत्पन्न होता है? तो आत्मनिर्भरता की वजह से हमेशा आत्मविश्वास और स्वाधीनता उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वाधीनता और आत्मविश्वास। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए आगमनिक और निगमनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो आगमनिक और निगमनिक विधियों का प्रयोग जो किया जाता है हमेशा प्रेक्षण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेक्षण। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर पारितंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूरज की रोशनी होती है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता किस नदी घाटी में अस्तित्व में आई? तो भारतीय सभ्यता जो है वो सिंधु नदी घाटी में अस्तित्व में आई। आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो सिंधु नदी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत की जो पुष्टि करता है वो ब्रह्मांड का फैलाव या विस्तार ही करता है। बिग बैंग की जो पुष्टि करता है, क्योंकि बिग बैंग की घटना जब से हुई है तब से जो है ब्रह्मांड हमेशा फैल ही रहा है। तो ब्रह्मांड की फैलाव की जो घटना है उसकी वजह से बिग बैंग सिद्धांत की जो पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, अनेक उद्योगों में एंजाइमों का प्रयोग डैश के रूप में होता है? तो उद्योगों में एंजाइमों का जो प्रयोग होता है वो हमेशा उत्प्रेरक के रूप में होता है। देखिए दोस्तों, मैंने वीडियोस में बताया था आपको, बहुत से क्वेश्चन उसमें से ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो इनडायरेक्ट है। जैसे कि उत्प्रेरक के बारे में बताया था मैंने कि उत्प्रेरक किस किस चीजों में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है कि उद्योगों में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो उत्प्रेरक होता है, और हमने वहाँ उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप पढ़े रहिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने सही से वीडियो पढ़ा होगा वो इजीली 50+ तो सही स्कोर कर ही सकते हैं। और मेरा जो इंटेंशन था दोस्तों वो आप लोगों को टॉप कराना, 100 में से 100 मार्क्स दिलाना नहीं था। आपके FST 1 में 31 चैप्टर हैं और 31 चैप्टर पढ़ने में आपको महीनों लग जाएंगे, लेकिन आप 17 या 18 पार्ट्स के वीडियोस देख करके 10-10 मिनट के अगर आप 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही आप PDF के एक दिन के रिवीजन से ही आप बहुत से क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट कर पाते होंगे। साथ ही PDF को एक दिन ही रिवाइज कर लेने से आप काफ़ी क्वेश्चन इन सबको अटेम्प्ट कर पाते होंगे आप, तो PDF भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले गाने, फिल्में स्टूडियो से घर तक डैश से पहुंचते हैं? तो हमेशा रेडियो तरंगों का यूज होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में हमेशा जो है रेडियो वेव्स का ही यूज होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेडियो। नेक्स्ट है 69 नंबर, उपग्रह डैश दूरी पर पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं? तो यहाँ पे उपग्रह, कौन सा उपग्रह यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जनरली जो उपग्रह होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही होते हैं, यानी कि भू स्थैतिक उपग्रह, और उनकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है 70 नंबर, चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर बुक कभी नहीं पढ़ा होगा या हमारे वीडियोस नहीं देखा होगा उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी क्या है। लेकिन इसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में अच्छे से आपको समझाया था कि चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी वो होती है कि जब हम दूसरे देशों से किसी टेक्नोलॉजी को मंगा लेते हैं अपने देश में और उसे डायरेक्ट यूज करने लगते हैं, हम उनका अनुसंधान या खोज नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको यूज करते हैं, तो वो चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इस टाइप का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि इस्तेमाल के लिए तैयार प्रौद्योगिकी है। तो ये 3rd नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमने अपने वीडियोस में भी ये करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत की संसद में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब तैयार और अंगीकार किया गया? तो भारत की संसद में वैज्ञानिक नीति का प्रस्ताव जो लाया गया था वो
1958 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं नहीं है? तो कौन से स्थान पर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भुवनेश्वर, पुराने डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तो दोस्तों इन चारों जगहों पर जो क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं ओपन हो गई है। आप जाकर के अगर इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट में देखेंगे या विकिपीडिया पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये क्योंकि पुराने डेटा पे ये क्वेश्चन होगा, तो ये उस समय भुवनेश्वर नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नाभिकीय शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो नाभिकीय शक्ति के लिए हमेशा यूरेनियम का यूज किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर है, कौन सी परियोजना ग्रामीण महिलाओं को भोजन प्रौद्योगिकी, फसल की कटाई से संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा ये संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, KVK, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र ही वह संस्था है जो फसल की कटाई से संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अधिकांश संचार का साधन क्या था? वो आपको बताना है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोई भी टेक्नोलॉजी इस टाइप की डेवलप नहीं हुई थी और आम लोगों तक नहीं पहुंची हुई थी, इसलिए जनता से सीधे बातचीत ही जो था वो संचार का साधन था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता से सीधे बातचीत। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पूछा गया है कि दूरदर्शन की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा कि दूरदर्शन की शुरुआत जो है वो 14 सितंबर 1959 को शुरू हुई थी इंडिया में दूरदर्शन। तो 14 सितंबर 1959 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के फलस्वरूप भारत में टेलीविजन का प्रसार हुआ? 1950s में दोस्तों एशियाई खेल का आयोजन हुआ था भारत में, दिल्ली में। तो उसी के बाद जो है टेलीविजन का जो प्रसार है वो काफी ज्यादा होने लगा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एशियाई खेल। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संचार माध्यम नहीं माना जाता है? परंपरागत संचार माध्यम दोस्तों मतलब होता है कि लोग जो बहुत पुराने समय से जो चला आ रहा है संचार माध्यम, जिसमें लोग एकत्रित होकर के एक दूसरे से बातचीत करते थे, मिलते जुलते थे, तो वो आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल में जातरा, महाराष्ट्र में तमाशा, उत्तर प्रदेश में कव्वाली, ये सब जो आयोजन होते थे ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो ये सब परंपरागत संचार माध्यम है। लेकिन सामाजिक मीडिया जो है वो अभी रिसेंट टाइम में ही, पिछले 50-100 साल में ही आया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक मीडिया। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, NWICO से क्या अभिप्राय है? तो NWICO का मतलब होता है न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसके द्वारा पेंट की गई? तो मोनालिसा जो पेंटिंग है ये लियोनार्डो दा विंसी द्वारा पेंट की गई थी। तो ये आप सभी को पता होगा, काफी बार हमने पढ़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता विज्ञान के लिए अनिवार्य है? तो विज्ञान के लिए हमेशा प्रेक्षण अनिवार्य होता है। कभी भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमें किसी चीज की खोज होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर है, रोगों का फैलना किससे जुड़ा हुआ है? तो रोग तभी फैलते हैं दोस्तों प्रायः जब स्वच्छता की खराब स्थितियां होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वच्छता की खराब स्थितियों से लोगों का फैलना जुड़ा हुआ है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा मॉड्यूलेटर का काम करता है? आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में मॉड्यूलेटर कौन होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो है वो मॉड्यूलेटर का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में, हमारे वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक प्रकाश तरंगों को किसके माध्यम से ट्रांसमिट करती है? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो बनी होती है दोस्तों वो शीशे की यानी ग्लास की बनी होती है। ग्लास को हिंदी में शीशा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ग्लास दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्लास वायर्स। यहाँ पे शीशा भी दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन ये शीशा वो ग्लास वाला शीशा नहीं है, ये लेड का शीशा दिया हुआ है। लेड एक एलिमेंट है, तो लेड तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, ग्लास होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लास का बना होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें कि प्रकाश की तरंगे ट्रेवल करती हैं, गमन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है,
पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला जो अंतरिक्ष यान है वो कहलाता है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा आपको बताना है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला जो रेशा है वो सूती और ऊन है, ये प्राकृतिक रेशा है। बाकी जो नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयन है ये कृत्रिम रेशे के उदाहरण है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किस खतरे पर प्रकाश डालती है? तो हम लोगों ने अपने वीडियोस में देखा था चेरनोबिल दुर्घटना के बारे में, जो कि रूस में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी उस समय के, और ये एक नाभिकीय दुर्घटना थी। तो ये जो है नाभिकीय विकिरण से संबंधित एक घटना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वनवीकरणीय संसाधन है? तो आपको नवीकरणीय संसाधन कौन सा है इसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वन। फॉरेस्ट जो है उनको नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे एक बार काट दिए जाए तो वो फिर से पनपने लगते हैं और उन्हें दोबारा नष्ट नहीं करने से वो फिर अपनी जगह पे उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी पेट्रोल, खनिज निक्षेप ये सब तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। और मृदा का निर्माण ये भी जो है अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है, क्योंकि मृदा निर्माण होने में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है, इसलिए ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, तारों के जीवन चक्र का व्हाइट ड्वार्फ है। तो व्हाइट ड्वार्फ आपको बताना है क्या है। तो सूर्य से गर्म जब तारे हो जाते हैं तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेडियो टेलीस्कोप डैश में लगाया गया है। तो भारत में रेडियो टेलीस्कोप जो है वो कहाँ लगाया गया है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो कल्याण, मुंबई में है रेडियो टेलीस्कोप, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन नहीं मिला। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन नीति 1952 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहाड़ी प्रदेशों में वन आवरण के लिए निर्धारित प्रतिबंधों को पूरा करता है? तो भारतीय वन नीति के अनुसार जो वन क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र में उसको पूरा करने वाला जो राज्य है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किन दो प्रदूषकों के फलस्वरूप होता है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का पूर्वानुमान किसके कारण लगाया जाता है? तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो मुख्यतः तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमि और जल के तापमान में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि और जल के तापमान में वृद्धि जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, और 7 जो पीएच वैल्यू होता है वो उदासीन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदासीन। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, आकाश को तारों या तारों के समूह से बने नमूनों में बांटा गया है जिन्हें कहा जाता है। तो तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें तारामंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि तारों या तारों का समूह को तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, दार्शनिक थेल्स के अनुसार पृथ्वी डैश थी। तो थेल्स ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्स का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दार्शनिक थेल्स के अनुसार पृथ्वी जो थी वो चपटी थी। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, वह मॉडल जिसके अनुसार सूर्य के केंद्र में 6 ग्रह हैं, ये किसने कहा था? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य के केंद्र में 6 ग्रह हैं, मतलब सूर्य जो है वो केंद्र में है और उसके चारों ओर 6 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था, इसलिए कोपरनिकस मॉडल है ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, तारे की विभिन्न अवस्थाएं, आदि तारा, स्थिर तारा और गैस के बादल, तारे की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो आपको क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैस के बादल, आदि तारा और स्थिर तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला में बनने वाली भारी धातु है? तो इनमें ऑप्शन में हम देखते हैं कि पारा, लिथियम, जिंक और मैग्नीशियम दिया हुआ है। तो लिथियम, मैग्नीशियम और जिंक जो है ये सब भारी धातु के उदाहरण नहीं है,
हैवी मेटल जो है सिर्फ और सिर्फ पारा है इसमें, तो पारा ही जो है जो हमेशा आहार श्रृंखला के सबसे लास्ट में, कोई भी रेडियो एक्टिव या कोई भी पदार्थ का जो अंतिम उत्पाद होता है वो हमेशा पारा होता है, तो मर्क्यूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ सामान्य कथनों का समुच्चय जो सही प्रयोगात्मक प्रेक्षणों का वर्णन या स्पष्टीकरण कर सकता है कहलाता है। तो सामान्य कथनों का जो समुच्चय है वो कहलाता है शुद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे FST 1 फरवरी 2020 में पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन के आंसर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही से सही क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के इग्नू से रिलेटेड स्टडी मटेरियल इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।